हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लास में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 30 फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 2022 में जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दिखाई दे ही रहा होगा, बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का हम लोग मॉडल सेट को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण है। द्वितीय ईंधन का उदाहरण है आपका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला और ईंधन। तो देखिए इसमें द्वितीय का जो ईंधन है, इसमें जल गैस जो है द्वितीय ईंधन का उदाहरण। इसके अलावा प्राकृतिक गैस जो है प्राथमिक है, कहने का मतलब है कि पृथ्वी से निकलता है। कोयला भी, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ पृथ्वी से निकलता है। लेकिन जो आपका जल गैस जो आपका कहाँ से क्या होता है, यहाँ पे बनाया जाता है, तो यही जगह आपका ऑप्शन में इसका भी है। जल गैस जो है आपका द्वितीय ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीयमान होता है। मतलब कौन ऐसा यौगिक होता है जिसका ऊष्मीयमान न्यूनतम होता है। तो देखिए आपका लकड़ी होता है ना, लकड़ी का ऊष्मीयमान न्यूनतम होता है। कहने का मतलब है कि लकड़ी पर किसी चीज़ मतलब खाना पकाने जाएगा तो थोड़ा समय लग गया। इसके अलावा बायोगैस से जल्दी पक जाएगा, एल्कोहल से भी जल्दी पक जाता है, कोयला से भी जल्दी पक जाएगा। लेकिन लकड़ी से जब खाना पकाने जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो वही होगा ऊष्मीयमान तो उसका कम होता है। कहने का मतलब कि जलन कम पैदा करता है, उसमें कम देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है, कहने का मतलब है तो प्रत्येक गर्म वस्तु जो है ना आपका अवरक्त किरण उत्सर्जित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अवरक्त विकिरण जो है सूर्य से अवरक्त विकिरण के आता है, इस कारण से जो है ना पृथ्वी जो है ना गर्म हो जाता है। सूर्य जब अवरक्त विकिरण आता है तब जो है क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, वही अवरक्त विकिरण कारण आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन दूसरों से भिन्न है। कहने का मतलब कौन ऐसा चारों में से जो दूसरों से भिन्न है। तो देखिए आप, ऑप्शन है कोक, लिग्नाइट, चारकोल और अल्कोहल। तो देखिए तुम चारों से भिन्न कौन है, एल्कोहल। अब एल्कोहल से भिन्न क्यों है एल्कोहल भिन्न। तो देखिए आपका कोक जो है किसका प्रकार है, कोक जो है आपका कोयला का प्रकार है, ठीक है। और चारकोल भी आपका कोयले के प्रकार है, और लिग्नाइट भी कोयले का प्रकार है, मतलब कि कोयले से ही निकलता है। देखिए कोयले से ही कोक भी मिलता है, लिग्नाइट भी मिलता है, चारकोल भी मिलता है। लेकिन एल्कोहल जो है आपका कोयले से नहीं मिलता है, तो वही हो गया आपका कौन निम्नलिखित में से जो दूसरों से भिन्न है। तो आपका जो है एल्कोहल जो आपका दूसरों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण है। कौन ऐसा ईंधन जलाया जाता है तो न्यूनतम प्रदूषण निकलता है। तो हम लोग का प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस को जलाए जाने पर जो न्यूनतम प्रदूषण निकलता है, मतलब बहुत कम प्रदूषण निकलता है। इसके अलावा देखिएगा, कोयला जलाते हैं तो कितना प्रदूषण निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। डीजल भी, पेट्रोल भी सब जलता है तो क्या होता है, गाड़ी से प्रदूषण निकलता है। लेकिन प्राकृतिक गैस से ना क्या होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। इस कारण से देखिएगा प्राकृतिक गैस में थोड़ा सा संशोधन करके सीएनजी गैस बनाया जा रहा है, उससे गाड़ी चलाई जा रही है आजकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। कौन एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो आपका यूरेनियम 235 जो आपका क्या है, आपका बेहतर नाभिकीय ईंधन है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यूरेनियम का संकेत क्या होता है। तो यूरेनियम का संकेत यू होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 92 होता है, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो, इसका बी हो जाएगा। यूरेनियम 92-235 जो होगा आपका नाभिकीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो 12 जून को जो बिहार ITI के एग्जाम हुआ ना, ये इसमें यह क्वेश्चन एकदम पूछा गया था। यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछा गया था आपका। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब प्रति इकाई द्रव्यमान कौन सा उत्सर्जित करती है, तो वो है आपकी विखंडन से अधिक, संलयन में अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मतलब कि विखंडन में कम होता है, द्रव्यमान उत्सर्जित होता है, लेकिन संलयन में अधिक होता है। अब देखिए इसका हम लोग बारी बारी से इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पहले होता है संलयन क्या होता है। तो संलयन में ये होता है ना कि कई पदार्थ के छोटे छोटे अणु मिलकर एक जटिल बड़े अणु का निर्माण कर। कहने का मतलब कि इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं और उत्सर्जित करते हैं। देखिए तो उसे संलयन करते हैं। और विखंडन में क्या होता है ना, किसी पदार्थ के 12 अणु टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में बिखरता है, उसी को हम लोग विखंडन करते हैं। और देखिए यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बनता है हम लोग के, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है तो क्या होता है। तो सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है या संलयन होता है। तो सूर्य में जब का नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, इस कारण से सूर्य से हमें प्रकाश निकलता है। और ये भी पूछ सकता है आपसे, हाइड्रोजन बम में क्या होता है। तो हाइड्रोजन बम में भी आपका नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, सबसे अधिक मतलब इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होता है। कहने का मतलब कि किससे अधिक ऊर्जा निकलती है, तो आपका विखंडन से ज़्यादा संलयन में अधिक ऊर्जा निकलती है। याद रखिए संलयन में अधिक होती है, और संलयन अब क्रिया को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति के द्रव्यमान कितना गुना आता है। तो आपके पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा जो आपका बृहस्पति के द्रव्यमान जो आपका 318 गुना होता है। मतलब बृहस्पति जो है 318 गुना बड़ा है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। तो हम लोग किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं आपका मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं और उनके कितने होते हैं, लगभग इसे 25 से प्लस होते हैं। नेपच्यून के कितने होते हैं, इसका भी आपका 25 से बेसी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका मात्र एक उपग्रह है, और वो भी एक उपग्रह कौन है, तो आपका जो है आपका चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो आपसे क्या हो गया, आपका न्यूनतम उपग्रह की संख्या किसकी है, तो आपकी पृथ्वी की है। यहाँ पे मंगल के 2 होता है, अगर यहाँ पे उसके बाद पृथ्वी के 1 होता है। अगर पृथ्वी ऑप्शन में नहीं रहता तो मंगल में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का सबसे बड़ी इकाई है, सबसे न्यूनतम इकाई है। तो देखिए दूरी की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी किलोमीटर होती है। जो हम लोग अपना दूरी मापते हैं, कहूँ चलते हैं तो किलोमीटर मापते हैं, वो न्यूनतम इकाई होती है। इसके अलावा देखिए आपकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई भी पूछा जा सकता है। तो आपको पारसेक जो आपकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, याद रखिए। आप पारसेक के बाद होते हैं आपके प्रकाश वर्ष। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, 2 नंबर प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर खगोलीय इकाई। ठीक है, अब हो गया खगोलीय इकाई। अब 1 पारसेक बराबर कितना होता है ये जान लीजिए। 1 पारसेक बराबर आपको होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष में पूछा जाए इक्वल, तो ये बता दीजिएगा 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब यहाँ से 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है खगोलीय इकाई, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री कोण पर एक प्रकाश आपतित होता है तो थीटा का मान कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण पर कोनो वस्तु है, मतलब कि कोनो प्रकाश है, जितना ही डिग्री कोण पर आपतित होता है उतने डिग्री पर परावर्तित हो जाता है। तो मतलब 35 डिग्री पाए है तो 35 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन ऐसा दर्पण होता है जो प्रकाश को केंद्रित में प्रयोग करने मतलब प्रयुक्त किया जाता है एक बिंदु पर। तो हम लोग जानते हैं आपका कौन सा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, प्रकाश आता है उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। आता है मान देखिए केंगा होता है, हैंगर आता है, हैंगर आता है, हैंगर प्रकाश आता है, उसके बाद में क्या होता है, हैंगर केंद्रित हो जाता है, हैंगर आता है, केंद्रित हो जाता है। यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि वो दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, यदि लड़का 1 मीटर पीछे हटता है तो क्या होता है। तो मान लीजिए कि दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एगो लड़का खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पर। तो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है और 1 मीटर और पीछे आता है, तो 1 मीटर यहाँ से पीछे आ गया तो कितना दूरी हो गया, 4 मीटर दूरी का। तो देखिए यहाँ पे लड़का कितना हो गया, 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो देखिए लड़के और प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते ही हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। जब लड़का की दूरी जो है दर्पण से 4 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 4 मीटर है ना, पीछे ना बनेगा। तो जोड़िएगा प्रतिबिंब है, 2 लड़का है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, तो है 4 है प्लस 4 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनने में कितना समय लगता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने में 1/10 सेकंड, मतलब कि कहने का मतलब है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब कितने देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। तो अपवर्तनांक की इकाई कोई नहीं होती, मतलब अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, ना इकाई होती है। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक जो है दो अपवर्तनांक को जो है मतलब 2 समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका हमारा नेत्र किसके गुण के तरह देखता है। मतलब हमारे लोग का मानव नेत्र होता है ना, कौन से लेंस की तरह दिखता है। तो हम लोग मानव नेत्र जो आपका उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन में इसका भी हो जाएगा। हम लोग मानव नेत्र जो आपका उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितना होता है। तो एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि रेंज जो होता है अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। दूर बिंदु अनंत होता है, नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से दूर से नजदीक की वस्तु को हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग अच्छा से दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम लोग सर चक्कर देने लगे, हम लोग का आँख भी खराब हो जाएगा। तो यही हो गया आपका अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य आँख की बिंदु। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका जब एक वर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित में कौन सा चित्र बनता है। देखिए इसका चित्र कौन बनेगा, हम दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या है, और इसका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। कैसे देखेंगे, जब क्या है आपका प्रिज्म से जब प्रकाश जाता है ना, तो प्रकाश को हम ऊपर की तरफ भेजते हैं, लेकिन प्रिज्म क्या करता है, उसको परिवर्तित और हल्का झुका देता है, फिर बाहर निकल जाता है, हल्का झुका देता है, और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। याद रखिए, जो एक रंग दिखाई जा रहा है ना, यहाँ पे 7 रंगों में बढ़ जाता है। और रंगों का कलम इस प्रकार होता है बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला होता है, मतलब कि नीचे बैगनी होता है, फिर जामुनी लाल, लास्ट में लाल होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ना है डिटेल से। तो हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से और पढ़ लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? कौन ऐसा दर्पण है जो कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग का अवतल दर्पण जो होता है कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और कार के हेडलाइट में जो मतलब बत्तियां नहीं होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक माइक्रो एम्पियर की धारा भेज सकता है? तो देखिए हम लोग कहाँ से जानते हैं कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं एम्पियर से? तो आपको हम लोग पढ़े होंगे कितना होता है, 6.25 गुने 10⁻18 होता है। ठीक है, एक सेकंड में प्रवाहित हो सकता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन माइक्रो कह दिए तो माइक्रो कहने का मतलब कि 10⁻⁶। 10 के पावर क्या करना है, 10 के पावर क्या होगा, 10 के पावर 6 से भाग देंगे तो ऊपर जगह क्या होगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो आपको 6.25 गुने 10 के पावर 12, 10 के पावर है 18 और गुने 10 के पावर -6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 1/4 ओम प्रतिरोध वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ठीक है, जोड़ दिया, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जोड़ देता है तो बाह्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर इतना हो तो इससे कितना धारा प्रवाहित होगा? देखिए इसका ओम क्या है, इसका प्रतिरोध कुछ भी हो, इसका वोल्टेज कुछ भी हो से मतलब नहीं है। जब एक आदमी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घड़ी में उल्टा बैटरी लगा देते हैं, चलता है ना। टॉर्च में 2 बैटरी सीधा लगा दिए, उल्टा लगा देंगे तो टॉर्च जलेगा, नहीं होगा तो वही होगा, तो उससे धारा प्रवाहित होगा नहीं। जब एक उल्टा लगा दिए टर्मिनल तो बस वही बात है, शून्य हो जाएगा, उससे धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए हम लोग प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ρ×L/A। क्या कह रहा है, इसकी लंबाई को तनित करना है, कहने का मतलब कि लंबाई को हम लोग क्या करना है, आधा लंबाई को दुगुना करना है। तो देखिए लंबाई को दुगुना करना है तो लंबाई को दुगुना करिएगा तो खींचिएगा उतना ही तार है। लंबाई को दुगुना करना है तो क्या करिए, खींचिएगा तो मान लीजिए तार है, इसको खींचिएगा तो क्या होगा, लंबाई करिएगा तो मोटाई कम होगा कि नहीं, तो मोटाई मतलब क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जब आधा होगा ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 ओम आपका हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत विभव है एक, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव एक प्रकार की अदिश राशि है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका V बराबर होता है W/Q होता है। V मतलब क्या होगा, विद्युत विभव बराबर W मतलब क्या हो गया, कार्य बटा आवेश। मतलब कि इसका ऐसा ही मात्रा का पूछा जाए विभव का, तब मार सकते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम हो जाएगा या 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता बताइए। तो एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जो जन पदार्थ की बनी होती है वो क्या होता है, उसका प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ऊँच होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह दिया उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। आपका ऑप्शन सी, मतलब प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है तो उसके बीच खपत की शक्ति क्या होगी? तो देखिए हम लोग क्या करें, उसके वोल्टेज को आधा करेंगे ना तो उसकी प्रतिरोध जो आपका उसका क्या होगा, शक्ति जो होगा चौथाई हो जाएगा, आपका 2500 वाट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, 12 ओम के 3 प्रतिरोध को एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाया गया तो उसके बीच शीर्षों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? देखिए तो हेंग दिया है, हेंग है आपका, तो 12 ओम यहाँ पे है, 12 ओम यहाँ पे है, 12 ओम यहाँ पे, ठीक है। और धारा हेंग जा रहा है। तो देखिए है तो 12 ओम ठीक है जा रहा है, और जब हेंग श्रेणी क्रम है तो इसको अलग जोड़ ले, श्रेणी क्रम है तो कितना हो जाएगा, 1/12 आप प्लस सॉरी इस श्रेणी क्रम में क्या होगा, 12 + 12 24 हो जाएगा। तो अब देखिए आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे एगो हेंग हो गया, हेंग जा रहा था तो हयो 12 है, हयो 12 है, ऊपर वाला 24 है। तो इसको हम लोग अब समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/24 1/12 प्लस में 1/24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। ऊपर कितना जोड़ के आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो आपका 24/3 आ गया। तो 24/3 पलट दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 ओम में आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 8 ओम। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श सेल मतलब क्या करे, आदर्श ना होता है कि अच्छा लड़का, मतलब आदर्श लड़का क्या होता है, कौन चीज ना करता है नहीं, तो वही हो गया कि मतलब कि नेगेटिव चीज नहीं होता है तभी उसको आदर्श कहते हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा, तभी ना उन लोग आदर्श कहेंगे। आदर्श कहने का मतलब आदर्श लड़का मतलब कि कोनो अवगुण नहीं है, मतलब कि प्रतिरोध नहीं करेगा, कुछ आपसे कोनो बात की इग्नोर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत विक्षेपण या विद्युत संश्लेषण इन्होंने दिया था। कहने का मतलब विद्युत विक्षेपण का नियम या विद्युत संश्लेषण का नियम किसने दिया था? तो आपके फैराडे साहब ने दिया था। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका, फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगलियां किसकी ओर इंगित किया है? तो फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगलियां जो आपकी धारा की दिशा को इंगित किया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल पर हम बिहार पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट को हम लोग एकदम पूरे एकदम बारीकी से इस पर हम इस सिलेबस को पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। और देखिए हम फिर जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम इसके जो है ना पूरे हम लोग चैप्टर को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे तब हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आप अच्छा रैंक पॉलिटेक्निक में लाना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।